नमस्कार। पुनः एक बार आपका सेवक दिल की बात दिल के लोगों से करने जा रहा हूं। आज प्रधानमंत्री जी ग्राम सरपंच से बात कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहूंगा हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी को कि भू हदबंदी कानून, सीलिंग, मालगुजारी, बिहार जैसे राज्यों को थोड़ा सा जानना और समझना जरूरी है। ड्रोन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भूमिहीनों की स्थिति, जमीन का टुकड़ा छोटा छोटा, बड़े लेवल पर नहीं, हरियाणा की तरह हमारी स्थिति नहीं है। लगभग देश के बड़े बड़े राज्यों की स्थिति यही है। प्रधानमंत्री जी, मैं आऊंगा आप पर। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी आज उन सवालों से ही शुरू करना चाह रहा हूं कि आखिर हम लोग मरने पर मजबूर क्यों हैं? हमें क्यों मरने पर छोड़ दिया गया? हमारी स्थिति इतनी बुरी क्यों? आज रमजान की शुरुआत हुई है। मैं बधाई दूंगा पूरे देशवासियों को कि यह पवित्र पर्व खुद के साथ दुनिया के निर्माण, मानवता और इंसानियत के निर्माण का एक स्रोत है, एक ताकत है, एक ऊर्जा है। हम खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। आप सबको बधाई। इमारत शरिया ने जिस तरीके से अपील की कि किसी भी परिस्थिति में इस पवित्र पर्व रमजान को हम दूसरों के लिए ज़कात के रूप में जो हम इफ्तार करते हैं, वो इफ्तार गरीबों के बीच में बांटेंगे। हम घर में हम मिसाल कायम करेंगे। मैं मानता हूं कि मिल्लत के साथ एक जगह जमात में नमाज पढ़ने की आज वो हालात नहीं है। सरकार ने या हम लोगों ने बाजार में वो स्थिति नहीं है। कहां से आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग क्वारंटाइन हैं, वहां पर व्यवस्था होगी कि नहीं। लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज हो। जो मुस्लिम समाज क्वारंटाइन है, सरकार ने उसकी व्यवस्था की होगी कि नहीं। बाजार में खजूर और फलों के अभाव होंगे। सबके बावजूद आपने हिम्मत दिखाई, आपको बधाई। इंसानियत की हिफाजत और उनका ऐलान, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, कुरान शरीफ साहब का पाठ अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक। हम परिवार में सोशल डिस्टेंस में पैदा करके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। हम मान लेंगे कि हमारे लिए मस्जिद है, इबादत है। इंसानियत और मानवता से बड़ी इबादत कुछ नहीं। खुद के इफ्तार के बजाय हम खाना देंगे, और यह त्याग ही बताता है 20 करोड़ हिंदुस्तान में और ऐसे हर धर्म मजहब के लोग जब इस तरह की चीजें, कोई भी धर्म मजहब, जब हम इंसानियत और मानवता के लिए करने लगते हैं, सिखिज्म, ईसाईयत, हिंदुज़म,
इस्लाम तो फिर एक ताकत मिलती है। आप मत जाइए किसी एक व्यक्ति से इस्लाम या किसी एक व्यक्ति के कारण हिंदुज़म सिखिज़म खराब नहीं हो सकता। किसी एक 10 व्यक्ति के चलते कोई जात धर्म मजहब खराब नहीं होता। किसी एक की गलती के कारण किसी धर्म जात समाज को गलत नहीं कह सकते। ये चलता रहेगा, नफरत की चीजें बातें उठती रहेगी। यही बलिदान देने का वक्त है और इसी बलिदान को हम याद करेंगे पूरी दुनिया कि रमजान के समय भी आपने इंसानियत और मानवता के मिसाल जो मोहम्मद साहब ने हजरत हुसैन ने मिसाल कायम की उसको आप कायम करें। जो कृष्ण ने, राम ने, रहीम ने, मोहम्मद ने, नानक ने, गुरु गोविंद ने, कबीर ने, बुद्ध ने, ईसा ने मानवता और दुनिया के लिए कबूल प्रेम का, मोहब्बत का, दुनिया को मुस्कुराने का यह वक्त है। खुद को इबादत के साथ अल्लाह के नजदीक जाकर इंसानियत को पैदा करने का। इसीलिए आज जब दुनिया महामारी और मुसीबत के बीच है तो आप इमारत शरिया और जो सभी धर्म के जमात के लोग हैं जो आपसे अपील किया है उसको जरूर प्रेम सद्भाव बता दीजिए उन अखबार वाले, उन टीवी वालों को, चैनल वालों को और मुट्ठी भर उन ठेकेदारों को कि हम सिर्फ इंसानियत के लिए। मैं हौसला अफजाई करता हूं, प्लीज आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिएगा और भारत के सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम सार्वभौमिकता के नैसर्गिक दर्शन को जो सभी धर्म की मूल मंत्र है, ताकत है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुज़म हो, सिखिज़म हो, आप आदमी पर मत जाइए, उस ताकत को जिंदा रखिए। आप सबको बधाई मुबारक, बहुत बहुत। हम आना चाहेंगे अपने चीजों पर। क्या है, एक बार नोटबंदी और जीएसटी बिना सोचे समझे हुआ, हालात क्या हुए इकोनॉमी के, सोचिएगा। मैं आता हूं उस जगह पर, स्टीव हैंकी अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अप्लाइड अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और जॉन्स हॉपकिंस इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाई अर्थशास्त्र ग्लोबल हेल्थ और बिजनेस एंटरप्राइजेज अध्ययन के संस्थापक और स्व निर्देशक स्टीव हैंकी अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय अप्लाइड अर्थशास्त्र के प्रोफेसर जॉन्स हॉपकिंस इंस्टीट्यूट फॉर अप्लाई ग्लोबल हेल्थ बिजनेस एंटरप्राइजेज अध्ययन, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं कि दक्षिण एशिया के देशों पर उनकी गहरी नजर है। एक समाचार पत्र को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने भारत में जारी लॉकडाउन और वर्तमान सरकार की आर्थिक नीतियों के अलावा कई दूसरी बातों की हैं, उसको मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अर्थशास्त्री स्टीव हैंकी कहते हैं भारत सरकार कोरोना संकट से लड़ने के लिए पहले से तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी पहले से तैयार नहीं थे, भारत के पास पर्याप्त उपकरण भी नहीं है। जो बात मैं शुरू से बोलता रहा हूं और आप जानते भी। हैंकी कहते हैं कि मोदी जी के लॉकडाउन के साथ समस्या यह है कि इसे बिना पहले से प्लान के लागू कर दिया गया। वास्तव में मुझे लगता है इसे योजना का कोई मतलब इसमें नहीं है। कोरोना वायरस जो बहुत गंभीर विषय है। हैंकी कहते हैं कि लॉकडाउन संपूर्ण नहीं, स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट। उन्होंने कहा कि जिन भी देशों ने कोरोना वायरस से अपने यहां बड़े नुकसान होने से रोके हैं
उन्होंने अपने यहाँ के उपाय लागू नहीं किए। इन देशों में अपने यहाँ सटीक सर्जिकल अप्रोच का सहारा लिया है, लेकिन भारत ने नहीं लिया। अमेरिकी अरसाद संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। वह कहते हैं मैं यह साफ कर दूं कि मैं कभी संपूर्ण लॉकडाउन का समर्थक नहीं रहा। मैंने हमेशा से स्मार्ट और टारगेट अप्रोच की वकालत की, जैसा कि दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यहां तक कि यूए किया गया। इसी वजह से मैंने खेल आयोजन और धार्मिक कार्यक्रमों को रद्द करने की बात कही थी। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए 24 मार्च की आधी रात को 4 घंटे की नोटिस पर 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन देश भर में लागू कर दिया गया। मात्र 4 घंटे। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, जिसे अब तक 3 मई तक बढ़ा दिया गया। इसके 2 दिन पहले यानी 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने देश भर में जनता कर्फ्यू अपील की थी, जो पूरे देश के नागरिकों ने उसको सफल बनाया। और फिर तुरंत 4 घंटे के अंदर आपने दूसरा फरमान जारी किया। वर्तमान सरकार की लॉकडाउन नीतियों पर अधिक सवाल नहीं उठाए गए हैं, उल्टा उस समय देश में जश्न का माहौल था। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को अहमदाबाद में लोगों से भरे स्टेडियम में स्वागत किया, जबकि उस समय चीन, जापान, इटली जैसे देशों में कुछ इलाकों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। भारत में कोरोना वायरस पहला केस 30 जनवरी को आया। भारत की अंडरग्राउंड इकोनॉमी को कम करना जरूरी था। प्रोफेसर हैंकी का मानना था कि लॉकडाउन के कड़े उपाय से कमजोर तबकों का सबसे अधिक नुकसान हुआ, मिडिल क्लास। इस उपाय देश की बड़ी आबादी को सबसे ज्यादा जोखिम वाले तबके में पैनिक फैलाने वाले रहे। यह जो लॉकडाउन 81% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। भारत की बड़ी अंडरग्राउंड इकोनॉमी की वजह यह है कि यहाँ सरकार के गैर जरूरी और प्रताड़ित करने वाले रेगुलेशन मौजूद है। समझ रहे हैं बात को? गैर जरूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी, प्रताड़ित करने वाला रेगुलेशन, नियम लागू मौजूद है। कानून का राज बेहद कमजोर है। साथ ही यहां संपत्ति के अधिकारों में अनिश्चितता है। एक आदमी को खरबों खरब 1.2 और को भारत में कुछ नहीं। इसे संगठित करने के लिए क्या करना चाहिए? स्टीव हैंकी कहते हैं अर्थव्यवस्था में सुधार, कानून का राज कायम करना, दागदार और भ्रष्ट नौकरशाही, न्यायिक व्यवस्था में सुधारी, असंगठित अर्थव्यवस्था को कम एकमात्र तरीका है सही करने का। उनका कहना था कि भारतीय वर्कर्स को एक मॉडर्न और औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने का तरीका गलत तरीके से लागू की गई, जैसे नोटबंदी का कदम सही नहीं था। देश का खराब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। भारत कोरोना की महामारी के लिए तैयार नहीं था। साथ ही देश में टेस्टिंग या इलाज की सुविधा बहुत कम थी। भारत में 1000 लोगों पर 0.7% बेड है और 1000 लोगों पर 0.8। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लचर है, इसकी मिसाल यह है कि बिहार में, महाराष्ट्र और लगभग जगहों पर वेंटिलेटर नहीं के बराबर है। सरकार में मात्र 502 आईसीयू बेड है। 12.6 करोड़ महाराष्ट्र और इससे ज्यादा बिहार। कोरोना वायरस के साथ दिक्कत यह है कि इसके बिना लक्षण वाले कैरियर्स किसी को जानकारी हुए बगैर इस बीमारी को लोगों में फैला सकते हैं। इस वायरस से प्रभावी तौर पर लड़ने का एकमात्र तरीका टेस्ट और ट्रेस प्रोग्राम चलाना। टेस्ट और ट्रेस समझते हैं, उसका जानकारी, उसका पता करना, जैसा सिंगापुर में हुआ। लेकिन इंडिया में इस तरह का प्रोग्राम चलाने बेहद सीमित क्षमता नहीं है जो चलाना चाहिए। संकट के वक्त सरकारों, दुनिया भर में सरकारों की इस बात पर आलोचना हो रही है कि संक्रमण को रोकने के लिए देर से कदम उठाए गए। प्रोफेसर, कोरोना वायरस की महामारी शुरू होने के साथ ही दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े संकट से जंग लड़ने में जुट गई। कोई भी जंग छोटा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उनमें हमेशा की मांग कहती है सरकारें इनसे निपटने के लिए कोशिश करें।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सरकार नीतियों या कदमों के चलते कोई संकट पैदा हुआ या फिर सरकार किसी संकट के दौरान हुए नुकसान को रोकने, इस संकट को टालने में नाकाम साबित हुई। ये दोनों मुद्दे एक हैं। वह कहते हैं दोनों ही मामलों में प्रतिक्रिया एक ही होती है। हमें सरकार के स्कोप और स्केल को बढ़ाने की जरूरत है। स्कोप समझ रहे हैं ना, और स्केल, ये दोनों को जांच के तरीके, उसके संख्या, इसके कई रूप हो सकते हैं, लेकिन इस सभी का नतीजा समाज और अर्थ व्यवस्था पर सरकार की ताकत के ज्यादा इस्तेमाल के तौर पर दिखाई देता है। सत्ता पर यह पकड़ संकट से गुजर जाने के बाद भी लंबे वक्त तक जारी रहती। विश्व युद्ध के बाद ये आए संकट हमने देखा कैसे हमारे जीवन के राजनीतिकरण का जबरदस्त इजाफा हुआ। इनमें हर तरह के सवालों को राजनीतिक सवाल में इकोनॉमिक फ्रेडरिक हाइके नई विश्व व्यवस्था के साथ आने वाली, ये आज का बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये अभी लिखा गया, ये पहले का आर्टिकल नहीं है कि बिना सोचे विचारे जो काम करे पाछे पछताए। इसका 81% लोगों पर कितना बुरा असर पड़ा है, ये आश्चर्य का विषय। आप इसको सोच नहीं सकते। हमें पाठ पढ़ाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। ये मनोज तिवारी जी हैं, इनका अलग ज्ञान है। ये गरीब को कह रहे हैं भात नमक घी खाओ। ये ट्वीट करके सिखा रहे हैं गरीबों को, दाल तरकारी नहीं है, नहीं मिलेगा। पूरी सरकार, पूरी देश ये 10 क्विंटल चावल अनाज की बात कर रहे हैं। देखिएगा गौर से, यही भोजन है इनका। मैं इस पर ज्यादा नहीं, आप ये देखिए, ये सोशल डिस्टेंस है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के एडवाइजर हैं। आशा जब गई अनाज बांटने के लिए तो एक हॉल में बैठा के पहले सरकार के गुणगान हुए। गौर से देखिए और नीतीश जी को जरा समझाइएगा। गौर से देख रहे हैं आप लोग कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं? अब आइए कल का बिहार देखिए। ये नीतीश बाबू का सोशल डिस्टेंस है मंडी का। ये गौर से देखिएगा, इन लोगों का लागू किस पर होता है? नीतीश बाबू सुनते किन की? क्या लगता है आपको? आपने सुना नीतीश बाबू को सुनते हुए किसी की? आपको ऐसा महसूस होता है? जो नीतीश बाबू अपने ही गठबंधन के नेता रामविलास पासवान जी से बातचीत ना कर सके। ये ट्वीट है, गौर से पढ़िएगा। 3 ट्वीट किए हैं रामविलास पासवान जी। बिहार सरकार 7.4 लाख लाभार्थियों का नाम भेजा है, लेकिन इनके लिए फिलहाल PMGKY तहत मुफ्त अनाज आवंटन का आग्रह किया। मैंने इसके तत्काल मंजूरी दी। मुफ्त वितरण हेतु अतिरिक्त खदान आवंटन भी हो गया। ये सुशील मोदी को, दूसरा है ये। पहला उन्होंने सुशील मोदी को कहा कि 8.57 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में लाए गए। 14 लाख के अंतर में 17 अप्रैल को बिहार डिप्टी CM सुशील मोदी जी को संज्ञान में दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब है कि CM से इनकी बातचीत नहीं हुई और ना होती है। फिर दोबारा उन्होंने कहा, और तीसरा ट्वीट इन्होंने नीतीश कुमार जी को किया। क्या जरूरत पड़ी ट्वीट करने की हमारे मंत्री जी को कि 14 करोड़ लोगों? उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, आप ट्वीट देखिए, आप सोच नहीं पाइएगा। इस ट्वीट के बाद LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ट्वीट किया, 14 लाख बिहारियों के नाम बिहार सरकार को राशन कार्ड धारकों की सूची में जोड़ना था।
ताकि उन्हें भी केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक राशन का लाभ मिले। लेकिन प्रदेश सरकार ने अभी तक नाम केंद्र को नहीं भेजा, जिससे बिहार में कई परिवार भूखमरी की स्थिति में है। ट्वीट कर नीतीश सरकार के कार्यकलापों पर सवाल खड़ा किए। उन्होंने कहा तमाम प्रदेशों में बचे हुए लगभग 39 लाख राशन कार्ड धारकों की सूची जल्द भेजने को कहा है, जिसमें बड़ी संख्या में 14.5 लाख प्रदेश के लाभार्थी की है। बिहार वासियों को राशन मुहैया कराने की बड़ा दिक्कत हो रहा है। ये आप उनके लड़के के हैं, रामविलास पासवान जी के लड़के, मतलब एक सांसद का मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं होना, जो गठबंधन में है, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। पहले मंत्री जी ने भारत सरकार के ट्वीट की। अब जरा सोचिएगा कि ये मुख्यमंत्री जी क्या हैं, कौन है, ये किनकी सुनते हैं। जब ये मंत्री संतरी की नहीं सुनते, एमपी एमएलए की नहीं सुनते, डिप्टी सीएम को ट्वीट करना पड़ता है। अब फिर ये कह रहे हैं कि राशन नहीं उपलब्ध होगा, और दूसरी तरफ इनके नवरत्न के एक पदाधिकारी हाईकोर्ट में एफिडेविट करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, आप सोच नहीं पाइएगा। उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। नवरत्न है, 9 में से एक हैं। उन्होंने कहा 17 लाख लोग बाहर हैं अभी बचे हुए, जबकि गलत कहा। मिनिमम 50 लाख से ऊपर बिहारी पूरे भारत में अभी है। गुस्सा आपका क्यों नहीं फूट रहा है, मुझे आश्चर्य है। भगवान, धर्म, मजहब पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड पर आपका गुस्सा फूट जाता है। जाति पाति पर, एसटी एससी आरक्षण पर गुस्सा फूट जाता है, लेकिन गरीब और आम आदमी और बच्चों पर, स्टूडेंट पर, किसानों के सवाल पर गुस्सा क्यों नहीं फूटता। यह सवाल पप्पू यादव का है। मंदिर मस्जिद को लेके, गुरुद्वारा चर्च को लेके, हिंदू मुसलमान को लेकर के, जात को लेकर, इन सारे सवालों पर आपके पत्थर और गुस्से शुरू हो जाते। लेकिन जब देश के में करोड़ों गरीब और मजदूरों का सवाल हो, जिसकी संख्या 81%, इनको लेकर के गुस्सा क्यों नहीं फूटता। ऑनलाइन सर्वे हो जाता है देश के प्रधानमंत्री जी का। ऑनलाइन में कौन लोग हैं जो मिडिल क्लास के वर्ग हैं, जमात हैं, समाज के कमजोर मजदूर लोग हैं, वह फेसबुक पर हो सकते हैं, व्हाट्सएप पर ही हो सकते हैं। ऑनलाइन में लिमिटेशंस लोग हैं, और उससे सर्वे होता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो सही कर दिया, और वाहवाही लूट ली। लेकिन जो सवाल पप्पू यादव आपसे कर रहा है, आज जो हाय तोबा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री परेशान, राजस्थान के मुख्यमंत्री परेशान, बंगाल के मुख्यमंत्री परेशान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत जी परेशान। डॉक्टर ने उत्तर प्रदेश में कहा, देख लीजिए खाना कैसा खिला रहे हैं हमें। आज अखबार में पूरी छपी हुई। जब डॉक्टर, नर्स को, पुलिस को खाना उपलब्ध नहीं सड़ा हुआ, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी। सोशल डिस्टेंस आपने देख लिया, कई सारे मेरे पास प्रमाण है, प्रूव्ड है। अब ये कह रहे हैं कि मैं कोटा में स्पेशल व्यवस्था किया, कोटा के बच्चे भूख हड़ताल पर बैठ गए, बिजवाड़ा की बेटियों की आंख में आंसू, और हमारे भीतर कोई गुस्सा नहीं। सरकार मस्त, उन्होंने दे दिया, मैं 17 लाख लोगों को नहीं ला सकता हूं, ये बस की चीज नहीं है, तो छोड़ दो सरकार। और आप हमें मात्र 1 सप्ताह का समय दो, है हिम्मत। अब मांझी जी के बाद इतने सस्ते में आप कुर्सी नहीं छोड़िएगा नीतीश बाबू, सवाल ही नहीं उठता। एक बार आपने शायद सही काम किया था, उसको गलती में सुधारने में, उसके बाद आप मस्त हो गए। 70 साल की उम्र में क्या कीजिएगा नीतीश बाबू,
और कितना दिन मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं? इतिहास माफ नहीं करेगा, मिट जाइएगा इतिहास से। मुख्यमंत्री बनने के लिए ये जो कोरोना वायरस, हमको लगता है कि नेताओं ये आम जनता को बचाने या खाना खिलाने नहीं, ये नेताओं की पूंजी। कई सारे एनजीओ में आऊंगा, वहां बिहार में क्या किट्स के खेल हो रहे हैं, कहां से सप्लाई हो रहा है, किसको 100 करोड़ रुपया का सप्लाई दिया गया, उस सबको मैं नंगा करूंगा एक दिन। पूरा लूट तंत्र, पूरे पैसे 35,000 करोड़ रुपया जे आपने कर्मचारियों के डिफिट्स को रोक करके जो किया है, कल भी मैंने वो सवाल उठाया था, वो 35,000 करोड़ रुपया भी लूट में जाएंगे जब टेस्ट हो नहीं रही। मेरा सवाल बार बार कहता है कि भैया 1 महीने में पहला दिन जब कोरोना वायरस मुंगेर में पॉजिटिव हुआ था, आज 15 कैसे निकला? ये सवाल सही आप है कि नहीं? जब लोग आज जा नहीं रहे हैं, टेस्ट आपका रुका हुआ था, आज 15 एक दिनों में कैसे? नालंदा में कैसे? नवादा में कैसे? अब लोग घर में हैं। चाइना ने आज कह दिया, जानते हैं क्या कहा मेरा किट सही है, आप दुनिया से जांच करा लो। आपके यहां जांच करने नहीं आता है डॉक्टर और पदाधिकारी। मेरे डॉक्टर को चाइना कैसे गाली दे सकता? वो कौन होता है सर्टिफिकेट देने वाला? आपने तो थाली और ताली डॉक्टर के लिए बजवा लिया, और आज उन्होंने कह दिया कि किट्स अच्छे हैं, आपके यहां जांच नहीं करने आता। तो आप हिम्मत क्यों नहीं है आपको जवाब देने की? आप ना तो अमेरिका को जवाब देते हैं, ना चाइना को जवाब देते हैं। क्या है, तोप खान है? ये जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा, वुहान लैब के एक भी लोग नहीं बचे हैं। ये भी सवाल खड़ा हुआ है। ये वार है चाइना का, इसको समझिए। क्या कारण है कि चाइना के बगल में वियतनाम से लेकर के सभी देशों में स्थिति सही है? जो देश उनके पक्ष में, वहां पर कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा वार अमेरिका। इसको समझने की जरूरत। और आज गाली दे दिया हमारे डॉक्टर को। मैं मानता हूं कि मेरे यहां डॉक्टर और सारी चीजों की कमी है, जो मैंने आपको बताया। हम उस पर काम नहीं करते हैं। हम हेल्थ और एजुकेशन पर काम नहीं करते हैं किसी भी परिस्थिति में। मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन नीतीश बाबू, आप हाईकोर्ट में जबरदस्ती आपने कह दिया 69 लाख लोगों का मैंने जांच कराया, 69 लाख परिवार का। अरे नीतीश जी, सर्व करिए। ये 69 लाख परिवार की जांच किससे कराए? थर्मामीटर से? आपने तो कोरोना वायरस पैदा किया। ये देखिएगा, ये समझ में अभी नहीं आएगा आपको। और इसका बलि का बकरा आप बना रहे हैं बच्चे और मजदूर और हमारी बेटी को। समझ में हमें नहीं आता। आप एक एसडीओ को बलि का बकरा ड्राइवर को बना करके, आपके चहेते एसडीओ आरा, कई डीएम, लगभग आधा दर्जन डीएम ने पास जारी किया। उल्टे आपके सांसद धमकी दे रहे हैं सोशल मीडिया के हेड को। प्रमोद जी को चिट्ठी लिख के धमकी दे दिए। बारे बार क्वारंटाइन हुआ नहीं, उल्टे डीएम से मिल रहे हैं और धमकी भी दे दी गई। मुझे समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या है, करना क्या चाहते। ना आप मंत्री की सुनते, ना किसी की सुनते। 1 महीना हो गया आपको रूम से निकले हुए। आपको बिहार की जनता की चिंता नहीं, आपके मजदूरों और बेटी को चिंता नहीं, बच्चों की चिंता नहीं।
यदि आपका बेटा होता सुस्त, तब आप क्या करते नीतीश बाबू? यह सवाल पप्पू यादव का है। जब आपके मंत्रिमंडल का बेटा और बाल बच्चा होता, आज भी अपने 173 लोगों को आपने भेजा बोध गया से, पहले म्यांमार के लोगों को भेजा और आज थाईलैंड लोगों को भेजा। उसके लिए अलग नियम है, हमारे बच्चों के लिए और मजदूरों के लिए अलग नियम है। आप कहते हो 1000 रुपया दे दिए, हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं, 12 लाख रुपया किस अकाउंट में गया इसको जनता के बीच लाओ। और यदि कुछ गया भी तो 1000 में 5 रुपया 9 पैसे में क्या खाया होगा? जिसकी औकात पीडीएफ की ना हो, किट्स देने की नहीं हो, जिसके यहां 1000 से ऊपर स्कूल में खाना क्वारंटाइन का ना मिले, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। क्यों भेजा आपने? सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं आप लोग। आप बार पीठ थपथपाते हैं, 1000 से ऊपर नागरिक को आप जेल भेज दिए। आप उसको श्रम कुछ आप हैं दूसरी चीज करते, आप करोड़ों रुपया लोगों का गाड़ी जब्त कर लिए, पीठ थपथपाते हैं आप। इस हालात में जहां खाने के लिए नहीं मिलते, पैसे नहीं हैं, वहां एक तरफ आपका तंग होता है। इसीलिए इसको गंभीरता से सोचिएगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जो हालात हैं आज देश के, इस पर गंभीर होने की जरूरत है और हमारे यूथ को सोचने की जरूरत है कि दुनिया कहां जा रही। हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, हम कंधे पर कंधे मिला के चलेंगे। देश का सवाल आएगा, मानवता जब इंसानियत बचाने की होगी, लेकिन हमारे सवाल पर कोई सरकार क्यों खड़ी नहीं होती? जब छात्र की सवाल आता है, किसानों का सवाल आता है, जब मजदूरों का सवाल आता है, आपने हमें वक्त नहीं दिया। आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं थी, तैयारी नहीं थी। कहां 30 जनवरी, कहां 23 मार्च। हम कल भी बोले कि हमें जांच करने की जरूरत थी, बाहर स्पेशल प्लेन से लाने की जरूरत, हम खुद खतरे में डाल दिए। इसीलिए नीतीश जी से मेरा आग्रह है कि जरा बड़े बड़े लोग जो चार्टर प्लेन पर बर्थडे मनाते थे, बड़ा बड़ा चार्टर प्लेन है, उनसे क्यों नहीं बच्चों को ढो लेते हैं? कौन रोका आपको? ये हालात किसने पैदा किए? ये मजबूर किसने किया बच्चों को बाहर जाने का, विजयवाड़ा पढ़ने का? ये 40 सालों में कौन लोग हैं? ऐसे लोगों का जगह कहां होना चाहिए, राजनीति में या बिहार से बाहर? ये 40 सालों में जो बिहार के मजदूर 81% लोगों की हालात, 8 करोड़ किसानों की ये हालात, 17 करोड़ बच्चों का ये हालात, 7 करोड़ जो पैदा किया, क्या उस पर आप कुछ नहीं पर डालेंगे? कुछ सवाल खड़ा नहीं करेंगे? हम बहुत कमजोर हैं, मजबूर हैं। हमारे दूर में रहने वाले बच्चे तुरंत उकता जाते हैं। हम कहीं से डेली मांगते हैं, फिर 1 लाख रुपया डेली आपके अकाउंट में मैं भेजता हूं 1500 करके। हमको डेली भेजना पड़ेगा। हमारी स्थिति है, आज जब हम गए तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मजदूर भूखा था 2 दिनों से। बिहार के साथ साथ उन लोगों को सबको आने देना पड़ा। लगातार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों, मजदूरों को खाना भेज रहे हैं। बिहार के नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सभी जगह। संसाधन मेरे पास नहीं है, बहुत अभाव में हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि लोगों को आप पूछ लीजिए, पता करिए अपने युवा साथियों से सभी जगह कि एक ही उम्मीद पप्पू है या नहीं, एक ही सपना है या नहीं। स्थिति, हालात अच्छे नहीं है सूरत में। प्लीज हमारे मजदूरों को घर पहुंचा दीजिए, कोटा, विजयवाड़ा और बाहर पढ़ रहे छात्रों को भिजवा दीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है
3 तारीख के बाद मोदी जी यदि आप जानना चाहते हैं पप्पू यादव से तो हाथ जोड़कर भीख मांगते हैं, बिहार और अन्य राज्य के मजदूर और उसके बच्चों को घर पहुंचा दीजिए। प्लीज कुछ मत कीजिए, घर पहुंचा दीजिए। कम से कम घर में मरेंगे तो कोई कंधा देने वाला होगा, अभी तो कोई देखने और कंधा देने नहीं। जानवर से बदतर जिंदगी मजदूर जी रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है आज का। ये मेरा आग्रह था, मैं पुनः अपने साथियों से आग्रह करूंगा, रमजान के समय कोई भूखा ना रहे। जो गरीब है मुट्ठी भर दान उसकी मुस्कान बनिए। और मैं आम लोगों को भी कहूंगा कि हम लोग मजदूर और गरीबों के परिवार, ठेला चालक, रिक्शा चालक, रेहड़ी वालों की जिंदगी का ख्याल जरूर रखें। मैं इससे बड़ा दान, इससे बड़ा सेवा कुछ नहीं मानता हूं। मैं सैल्यूट और सलाम करता हूं अपने साथियों को, पप्पू ब्रिगेड, सेवा दल, युवा शक्ति, छात्र शक्ति, पार्टी के बुजुर्ग और जांबाज साथियों को। कुछ साथी लगातार 29 दिनों से घरे घर खाना पहुंचा रहे हैं, उसके जज्बे को सलाम करता हूं। रुकिएगा नहीं, थकिएगा नहीं, मरने के बाद ही आपका कदम रुकना चाहिए। आपको मेरी सौगंध है, चाहे शरीर बेचना पड़े बेच दीजिएगा, लेकिन किसी गरीब परिवार को भूखे मत रहने दीजिएगा। यही मैं आग्रह करता हूं। और कोटा और बाहर के छात्रों को लाने के लिए आप एक स्वर में आवाज दीजिए और सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।